जब आप अपने परिचित कमरे की शांति में बैठे होते हैं तो खिड़की के पार पेड़ों की पत्तियों की हल्की सरसराहट सुनते हैं जो एक कोमल हवा से झूम रही हैं, और अपनी छाती में अपने हृदय की स्थिर धड़कन महसूस करते हैं, तो आप खुद को पूर्ण विश्राम में मान सकते हैं। यह एक सुखद भ्रम है, एक दयालु झूठ जो हमारी इंद्रियां हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बताती हैं। वास्तव में आप एक विशाल ब्रह्मांडीय सिम्फनी का अभिन्न अंग हैं, जिसमें प्रत्येक तत्व एक विचित्र और पूर्ण सामंजस्य में नृत्य करता है। आपके शरीर को बनाने वाले परमाणु, वे सूक्ष्म और अदृश्य कण, ब्रह्मांड के प्रारंभ से अस्तित्व में हैं और अब आपको अंतरिक्ष की गहराइयों से अविश्वसनीय गति से आगे धकेल रहे हैं। यह विज्ञान कथा की रचना नहीं है, बल्कि भौतिकी और खगोलविदों द्वारा दशकों की अवलोकनों से प्रकट हुई एक वैज्ञानिक सत्यता है। यह वास्तविकता एक गहन जिज्ञासा जगाती है और हमें इस असीम ब्रह्मांड में हम कौन हैं तथा इतनी भयावह गति से गतिमान होने के बावजूद हम ऐसी शांतिपूर्ण शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं, जैसे मौलिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। आइए हम परमाणुओं से शुरू करें, उन अनंत यात्रियों से जो आपको आकार देते हैं। आपके शरीर में प्रत्येक परमाणु की कहानी लगभग अनंत है। वे उस तरीके से नष्ट नहीं होते जिसे हम एक निश्चित मृत्यु के रूप में कल्पना करते हैं। इसके बजाय वे अरबों वर्षों में बस रूपांतरित होते हैं, नई संरचनाओं का निर्माण करने के लिए पुनर्व्यवस्थित होते हैं। वैज्ञानिकों ने मैक्स प्लांक के क्लासिकल कार्यों से लेकर 2025 में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित नवीनतम मॉडलों तक पुष्टि की है कि ब्रह्मांड में अधिकांश परमाणु बिग बैंग के दौरान बने थे। यह घटना लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुई। हबल और प्लांक टेलीस्कोप के डेटा पर आधारित सबसे सटीक अनुमानों के अनुसार, जो ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण को मापते हैं, वह क्षीण गूंज जो दूर के अतीत का एक फुसफुसाहट जैसा प्रतिध्वनि है और अंतरिक्ष के हर कोने में व्याप्त है। हालांकि 2025 की हालिया जांचों में, जिसमें हबल टेंशन का विश्लेषण शामिल है, वह विस्तार की मापों के बीच की असंगति जो संभावित नई भौतिकी की ओर इशारा करती है, ऐसी सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं जो इस समयरेखा को चुनौती देते हैं, जैसे कि हमारी आकाशगंगा एक विशाल ब्रह्मांडीय शून्य में निवास करती है, जो विस्तार दरों में असंगतियों को हल कर सकती है और 13 अरब 80 करोड़ वर्ष की आयु को पुष्टि कर सकती है, साथ ही अभी तक अनदेखे घटनाओं की ओर संकेत करती है। ब्रह्मांड की आयु के आसपास ये विवाद एक रहस्य बने हुए हैं जो हमारे समझ को निरंतर उत्तेजित करते हैं और हमें उन रहस्यों की खोज के लिए आमंत्रित करते हैं जो हमारी निश्चितताओं को चुनौती देते हैं। 2025 के अद्यतन डेटा, गहन ब्रह्मांडीय मानचित्रों और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग पर आधारित मापों से इस हबल टेंशन को गहराते हैं, सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांडीय विस्तार एकसमान नहीं हो सकता, शायद अदृश्य संरचनाओं द्वारा प्रभावित जो अंतरिक्ष समय के कपड़े को अप्रत्याशित तरीकों से बुनती है, जैसे एक अनंत टेपेस्ट्री में छिपे धागे जो हमारी जिज्ञासु आंखों के सामने खुलते हैं। कल्पना कीजिए, बिग बैंग के तुरंत बाद के मिनटों में ब्रह्मांड एक जलते प्लाज्मा का सागर था, जहां हाइड्रोजन के पहले परमाणु उभरे। वह सरल नाभिक, जिसमें एकल प्रोटॉन होता है और जो आपके शरीर में पानी का बड़ा हिस्सा बनाता है, तब से विद्यमान है। ये सबसे प्राचीन निवासी हैं, आकाशगंगाओं के निर्माण और पहले तारों के जन्म के साक्षी। बाद में विशाल तारों के नाभिकों में नरकीय दबाव और तापमान के तहत हल्के तत्व भारी तत्वों में संलयन होते हैं। आपके हड्डियों के लिए कैल्शियम, आपके रक्त के लिए लोहा, आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए फास्फोरस, वह सर्पिल श्रृंखला जो जीवन की यात्रा का एक जीवंत पुस्तक की तरह रिकॉर्ड करती है। जब एक तारा अपने जीवन चक्र को एक सुपरनोवा के साथ समाप्त करता है, एक भव्य विस्फोट जो अरबों सूर्यों के बराबर ऊर्जा मुक्त करता है, तो ये परमाणु ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं, अरबों वर्षों तक भटकते रहते हैं, जब तक कि वे पृथ्वी पर एकत्र होकर घास, पेड़, जानवर और आपको बनाते हैं। 2025 की जांचों, जैसे कि सुपरनोवा में न्यूक्लियोसिंथेसिस के अधिक सटीक मॉडलों का वर्णन, जिसमें सिलिकॉन, सल्फर और आर्गन से भरपूर विस्फोटों के पहले अवलोकन शामिल हैं, और त्रिविमीयपूर्ण सिमुलेशन जो सुपरनोवा की पूरी विकास से लेकर न्यूट्रॉन तारे के निर्माण तक फैली है, यह रोशनी डालती है कि यह प्रक्रिया ब्रह्मांड की रासायनिक विकास को कैसे प्रेरित करती है,
जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की अप्रत्याशित व्यंजनों को प्रकट करती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की 2025 की हालिया खोजों ने ब्रह्मांड के प्रारंभ की सुपरनोवा को कैद किया है, पुष्टि करते हुए कि ये प्रारंभिक विस्फोट भारी तत्वों को आश्चर्यजनक दक्षता से गढ़ते थे, जैसे कि ब्रह्मांड अपनी युवावस्था की उत्सुकता में पदार्थ की एक जाल बुना हो जो अस्तित्व की सार से जुड़ती है। एक ब्रह्मांडीय लोहार की छवि जगाती है जो प्रकाश और आग की हथौड़ियों से तारों के भाग्य को आकार देता है। इसका चमत्कार इसकी लगभग अमरता में निहित है। दैनिक जीवन में परमाणु घिसते या लुप्त नहीं होते। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मजबूत नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। ब्रह्मांड की 4 मौलिक शक्तियों में से एक, गुरुत्वाकर्षण से अरबों गुना अधिक शक्तिशाली। केवल चरम घटनाओं में, जैसे सूर्य के नाभिक या सुपरनोवा में, वे विघटित हो सकते हैं। जब एक जीव मरता है तो केवल परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन टूटते हैं, परमाणु स्वयं गायब नहीं होते। उन्हें अमर निर्माण ब्लॉकों के रूप में सोचें। यदि एक मूर्ति टूट जाती है तो ब्लॉक बरकरार रहते हैं, एक नई कार या टावर बनाने के लिए तैयार। आपका शरीर ब्रह्मांड से इन ब्लॉकों को अस्थायी रूप से उधार लेने वाली एक संरचना है। जब आप जाएंगे तो वे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। शायद वे भोर में खिलने वाले फूल में बदल जाएं या घाटी से धीरे बहने वाले नदी के पानी में। हालांकि सभी परमाणु अनंत के लिए स्थिर नहीं हैं। कुछ, जैसे पुरातत्व डेटिंग में उपयोग होने वाला कार्बन 14, रेडियोएक्टिव विघटन से गुजरते हैं। वह अस्थिर नाभिक एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटीन्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है, नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। यह विनाश नहीं है, बल्कि रूपांतरण है, जैसे एक मेहमान जो कार्बन के भोज से नाइट्रोजन के भोज में चला जाता है। ब्रह्मांड में कुल पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत द्वारा मजबूत संरक्षण के नियमों के अनुसार। स्टीफन हॉकिंग की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और 2025 में पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स की नवीनतम जांचों से जोर दिया जाता है कि विघटन में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मूल संरक्षित रहते हैं, बस अपनी पहचान बदलते हैं। प्रोटॉन विघटन की सिद्धांत अभी प्रयोगात्मक प्रमाण की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि होता है तो अनुमानित अर्धजीवन 10⁻33 वर्ष से अधिक है। 2025 के प्रयोगों द्वारा पुष्टि की गई जो दुर्लभ विघटनों की खोज करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम 20 जैसे आइसोटोप में ट्रिपल प्रोटॉन विघटन शामिल हैं, जो मौलिक नाभिकीय समितियों को चुनौती देते हैं और अनुक्रमिक उत्सर्जन प्रक्रियाओं को प्रकट करते हैं जो नाभिकीय स्थिरता की हमारी समझ को पुनः आकार देते हैं। 2025 में भारी प्रोटॉन उत्सर्जकों की खोज और दुर्लभ बैरियोनिक डेके की मापें स्टैंडर्ड मॉडल की पुष्टि करती हैं, लेकिन सुझाव देती हैं कि यदि प्रोटॉन विघटन होता है तो वह इतनी धीमी गति से होता है जो अनंत की गूंज जैसा है, एक ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट जो अवलोकनीय समय के क्षितिज से परे फैलती है। हमें प्रश्न करने के लिए उकसाती है कि क्या पदार्थ वास्तव में अपरिवर्तनीय है या बस ब्रह्मांड के महान रंगमंच में एक स्थिर भ्रम। अब हम अपना दृष्टिकोण विस्तृत करें। आपकी दाहिनी हथेली के परमाणु 60 करोड़ वर्ष पहले एक टायरानोसॉरस रेक्स का हिस्सा हो सकते थे। यह एक काव्यात्मक रूपक नहीं है, बल्कि पृथ्वी के लगभग बंद प्रणाली पर आधारित वास्तविकता है। कुछ उल्कापिंडों और वायुमंडलीय गैसों के भागने को छोड़कर इस ग्रह पर कुल परमाणुओं की संख्या अरबों वर्षों से लगभग स्थिर रही है। जब वह डायनासोर मरा तो सूक्ष्मजीवों ने शरीर को विघटित किया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस के परमाणुओं को मिट्टी, हवा और पानी में लौटाया। पेड़ उन्हें प्रकाश संश्लेषण से अवशोषित करते हैं, जानवर पेड़ों को खाते हैं, अन्य प्राणी उन जानवरों को खाते हैं और चक्र जारी रहता है। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की मैरी श्विट्जर जैसे वैज्ञानिकों ने डायनासोर जीवाश्मों में प्रोटीन और कोमल ऊतक कोशिकाओं की खोज की है, जो दर्शाती है कि जैविक पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है। जैसा कि नासा और पैलियोंटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर चर्चा करते हैं, पृथ्वी का कार्बन चक्र सुनिश्चित करता है कि डायनासोर युग के परमाणु आज हमारे शरीरों में मिश्रित हैं। 2025 की हालिया विश्लेषण इन निष्कर्षों को पुष्टि करते हैं। डायनासोर अवशेषों में कोमल ऊतक संरक्षण की 50 से अधिक दस्तावेजी उदाहरणों के साथ 30 वैज्ञानिक पत्रिकाओं में
आयरन मध्यस्थ स्थिरीकरण जैसे तंत्रों को उजागर करते हुए जो ऐसे सामग्रियों को दसियों करोड़ वर्षों तक बने रहने देते हैं। यहां तक कि एक सांस में आप जूलियस सीजर द्वारा निकाली गई सांस का एक परमाणु या एक डायनासोर के गुर्दों से गुजरने वाले पानी की एक अणु को सांस ले सकते हैं। यह गणितज्ञ जॉन एलन पॉलोस के अनुमानों पर आधारित है, परमाणुओं की विशाल संख्या और हवाओं, महासागरों और जैवमंडल के माध्यम से वैश्विक मिश्रण को ध्यान में रखते हुए। कन्फ्यूशियस, आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन के परमाणु पूरे विश्व में बिखरे हैं, शायद आपके दोपहर के भोजन के चावल के दाने में या आपके सिर पर उस बादल में। हम एक प्राचीन परमाणु जलाशय साझा करते हैं, एक अंतरतारकीय पुनर्चक्रण प्रणाली जो समय के माध्यम से सभी जीवन को जोड़ती है, अदृश्य धागों की तरह जो अस्तित्व की टेपेस्ट्री को बुनते हैं, अतीत को वर्तमान से जोड़ते हुए एक ब्रह्मांडीय आलिंगन में जो पीढ़ियों और प्रजातियों को पार करता है। हमें प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में धड़कने वाली रहस्यमय निरंतरता पर आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करता है। यह अस्तित्व के बारे में गहन प्रश्न उठाता है, चूंकि आपके सभी परमाणु ब्रह्मांड से उधार लिए गए हैं और एक दिन लौट जाएंगे, आप वास्तव में कौन हैं? एक भौतिक दृष्टिकोण से, आप मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉनों के बीच जटिल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रियाओं का योग हैं, भावनाएं, स्मृतियां, प्रेम, सब वहां से उभरते हैं। लेकिन यह परमाणु संयोजन चेतना कैसे उत्पन्न करता है? स्व का वह निरंतर और अद्वितीय भाव। यह विज्ञान का एक सबसे बड़ा रहस्य है, दार्शनिक डेविड चाल्मर्स द्वारा चेतना की कठिन समस्या के रूप में परिभाषित। सबसे स्वीकृत परिकल्पना उद्भव सिद्धांत है। चेतना मस्तिष्क प्रणाली की जटिलता से उभरती है, जैसे कि आर्द्रता अरबों पानी के अणुओं की अंतरक्रिया से उभरती है, हालांकि एकल अणु गीला नहीं होता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरोसाइंसेज की 2025 की जांचें सुझाती हैं कि चेतना मस्तिष्क की संगठन की एक महत्वपूर्ण स्थिति से जुड़ी है, सूचना प्रसार के लिए इष्टतम संतुलन और शायद शून्य बिंदु ऊर्जा के क्वांटम क्षेत्र से जुड़ी, जहां क्वांटम वैक्यूम उतार चढ़ाव न्यूरोनल प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए सूक्ष्म ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं। हालांकि यह एक परिकल्पना बनी हुई है, हम पूरी तरह समझ नहीं पाते कि प्राचीन परमाणु चेतना का रंगमंच कैसे मंचित करते हैं। रोजर पेनरोज जैसे वैज्ञानिक क्वांटम यांत्रिकी से जुड़ाव प्रस्तावित करते हैं। क्वांटम वेव फंक्शन का पतन धारणा का क्षण बनाता है, लेकिन विवादास्पद बना रहता है। 2025 के अध्ययन चेतना को एक क्वांटम होलोग्राम के रूप में खोजते हैं जो अंतरिक्ष और समय में फैलता है, या क्वांटम घटनाएं जैसे एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन मन के उद्भव को सहारा देती हैं, इस रहस्य पर नई दृष्टियां खोलती हैं। यहां क्वांटम अमरता सिद्धांत प्रवेश करता है। ह्यूग एवरेट की मैनी वर्ल्ड्स व्याख्या से व्युत्पन्न प्रत्येक क्वांटम निर्णय में ब्रह्मांड शाखित होता है और आपकी चेतना हमेशा उन शाखाओं में जारी रहती है जहां आप जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक क्वांटम रूसी रूलेट में आप हमेशा जीवित वास्तविकता में मौजूद रहेंगे। डेविड पापिन्यू जैसे आलोचक और 2025 की फिजिकल रिव्यू पत्रिकाओं में हालिया लेख जोर देते हैं कि यह व्यक्ति पर भ्रम है, प्रदर्शनीय नहीं और उम्र बढ़ने या प्राकृतिक मृत्यु पर लागू नहीं। 2025 के नए दार्शनिक विश्लेषण मैनी वर्ल्ड्स फ्रेमवर्क में क्वांटम अमरता को अस्वीकार करने की लागतों की जांच करते हैं, तर्क देते हैं कि इसे अस्वीकार करना संभाव्य तर्क में असंगतियों को जन्म दे सकता है, लेकिन यह एक ठोस विज्ञान से अधिक सट्टा जिज्ञासा बनी हुई है। 2025 में शोध सुझाते हैं कि मस्तिष्क शून्य बिंदु क्षेत्र का उपयोग कर सकता है, जहां क्वांटम तरंगें मन की टेपेस्ट्री बुनती हैं, हमें कल्पना करने के लिए चुनौती देती हैं कि चेतना एक आकस्मिक उत्पाद नहीं है, बल्कि एक क्वांटम सिम्फनी जो शून्य से गूंजती है। एक रहस्य जो भौतिक और अभौतिक के बीच की दहलीज पर धड़कता है, हमें प्रश्न करने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या स्व एक क्षणिक भ्रम है या ब्रह्मांडीय आग में एक शाश्वत चिंगारी। अब ब्रह्मांडीय गति से जुड़े रहस्य की एक और परत। प्राचीन परमाणुओं से बने, आप उनके साथ अंतरिक्ष से गुजरते हैं। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, एक दिन में 40,076 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन आप इसे महसूस नहीं करते, क्योंकि आप, हवा और महासागर उसी गति से घूमते हैं। यह सापेक्ष गति है।
जैसा कि आइंस्टीन ने समझाया, हम केवल त्वरण में परिवर्तनों को महसूस करते हैं, लेकिन यह हिमशैल की सिर्फ नोक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा औसतन 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करती है, लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी अंडाकार कक्षा में यह निकटतम बिंदुओं पर तेज होती है और दूरस्थ पर धीमी। बुध की तुलना में पृथ्वी स्थिर है, अपनी कक्षा को अरबों वर्षों तक बनाए रखती है। धूमकेतु लंबी कक्षाओं के साथ गति में नाटकीय रूप से भिन्न होते हैं और एक चक्र सैकड़ों हजार वर्षों में पूरा करते हैं। सूर्य पृथ्वी और सौर प्रणाली को खींचते हुए आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करता है। एक आकाशगंगा वर्ष को 230 करोड़ वर्षों में पूरा करता है। 2025 के यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की गया मिशन के डेटा, जो जनवरी 2025 में संचालन समाप्त करने के बाद 2 अरब तारों के गतियों को मापा, इन मापों की पुष्टि करते हैं, मिल्की वे का सबसे सटीक मानचित्र प्रदान करते हैं और युवा तारों के आसपास ग्रहों को खोजते हैं। साथ ही साधारण तारों और ओ प्रकार के 87 तारों के अवलोकनों पर आधारित त्रिविमीय दृश्य। और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ग्रेट अट्रैक्टर की ओर 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। एक विशाल गुरुत्वाकर्षण संरचना 150 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर लैनियाकिया सुपरक्लस्टर का हिस्सा, जो हवाई में विशाल आकाश का अर्थ रखता है, जहां मिल्की वे परिधि पर निवास करती है। 2025 की हालिया जांचें इंगित करती हैं कि लैनियाकिया गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं है और समय के साथ बिखर सकता है, हमारी ब्रह्मांडीय स्थिति में अनिश्चितता जोड़ते हुए। 2025 में गया मिशन मार्च में निष्क्रिय होने से पहले अपेक्षाओं को चुनौती देने वाली तारकीय श्रृंखलाओं को प्रकट किया, जैसे आकाशगंगा से बहने वाली तारों की नदियां, सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांडीय गति अदृश्य शक्तियों द्वारा आयोजित एक नृत्य है, जहां प्रत्येक तारा एओनों में खुलने वाली एक मेलोडी की एक नोट है। हमें आकाशगंगाओं के बैले को शासित करने वाली छिपी लय पर आश्चर्य करने के लिए उकसाती है। हम इसे क्यों नहीं महसूस करते? गति स्थिर है और गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी से बांधता है। यदि पृथ्वी अचानक रुक जाए तो हम अपार गति से फेंक दिए जाएंगे। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण ब्रह्मांड के विश्राम फ्रेम के सापेक्ष हमारी गति को प्रकट करता है, एक डॉपलर शिफ्ट बनाता है, गति की दिशा में उच्च आवृत्तियों के साथ। 2025 के प्लांक और नए टेलीस्कोपों के साथ जांचें, जिसमें उच्च परिभाषा छवियां शामिल हैं, जो 13 अरब 80 करोड़ वर्ष की आयु की पुष्टि करती हैं, और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण के तापमान की सटीक मापें ब्रह्मांड में विस्तार के प्रभाव को दिखाती हैं, एक शुद्ध गति छोड़ती है। डार्क एनर्जी पर डेटा सुझाते हैं कि विस्तार धीमा हो सकता है, ब्रह्मांड के भाग्य को पुनर्विचार करते हुए, और अध्ययन इंगित करते हैं कि ब्रह्मांड असममित हो सकता है। विशाल संरचनाएं सिंक्रोनाइज्ड रूप से घूमती हैं, ब्रह्मांडीय आइसोट्रॉपी की हमारी समझ को चुनौती देते हुए। साउथ पोल टेलीस्कोप और एटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप के 2025 के सटीक माप ब्रह्मांड शिशु की अधिक स्पष्ट छवियां प्रदान करते हैं, उतार चढ़ावों को प्रकट करते हुए जो पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति के रहस्यों को फुसफुसाते हैं, जैसे एक प्रारंभिक महासागर में लहरें। एक रहस्य का भाव जगाते जहां गति अराजकता नहीं है, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण लय जो अस्तित्व के हृदय में धड़कती है। यह सब रहस्य उत्पन्न करता है। हम ब्रह्मांड की शाश्वत सिम्फनी में एक क्षणिक मेलोडी हैं, अमर परमाणुओं द्वारा बजाई गई, एक ग्रह पर जो अंतरिक्ष से गुजरता है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक भव्य पुनर्चक्रण। गति अराजकता नहीं है, बल्कि सामंजस्यपूर्ण लय। इस क्षण को संजोएं, जबकि आप अपने घर तारों को ब्रह्मांडीय विशालता में एक विचारशील चमत्कार के रूप में चिंतन करते हैं। उस क्षण में जब हम पहली बार समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे कमरे की शांति वास्तव में इतिहास और अंतरिक्ष से गुजरने वाली एक चक्करदार यात्रा है, मानव मन अपनी खुद की तार्कीय विरासत की विशालता को मुश्किल से समाहित कर सकता है। बाद में समझ आया कि यह खुलासा एक अचानक रहस्यमय प्रबोधन का फल नहीं है, बल्कि पूर्ण जीवन की संचित परिणति है, जो अंधकार में देखने के लिए समर्पित है, जहां अन्य केवल अंधेरा देखते हैं। इसलिए हम सैद्धांतिक भौतिकीविदों को अपनी गहन और ईमानदार कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो अंतर्ज्ञान को चुनौती देते हैं।
खगोलविदों को जो ठंडी रातों में एकाकी टेलीस्कोपों की निगरानी करते हैं, इंजीनियरों को जो अदृश्य को देखने के लिए यांत्रिक आंखें बनाते हैं, और प्रत्येक अनाम शोधकर्ता को जिनके मौन बलिदान और मानव ज्ञान के प्रति दृढ़ समर्पण ने हमारी अज्ञानता के मानचित्र को धैर्यपूर्वक बुनकर इसे ज्ञान में बदल दिया है। केवल उम्मीद है कि खुद को तारों की धूल के रूप में पहचानते हुए जो आश्चर्य करने की क्षमता से संपन्न है, हम कभी उस बाल सुलभ जिज्ञासा को न खोए जो हमें पूछते रहने, संभाव्य की सीमाओं की खोज करने और इस छोटे नीले बिंदु की देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है जो हमें अपनी गोद में ले जाता है। कुछ चीजें हैं जो, हालांकि आंखों से अदृश्य और तर्क के लिए भयावह, वही हैं जो हमें ब्रह्मांड की विशाल स्मृति में एक शाश्वत स्थान प्रदान करती हैं। उस कमरे की छत के नीचे, जो अब हम जानते हैं कि चक्करदार गति से यात्रा करता है, शांति का भ्रम ढह जाता है, लेकिन यह एक ऐसी लालित्य के साथ ढहता है जो पवित्रता को छूती है। यदि आप अपनी इंद्रियों को जीव विज्ञान से परे समंजित कर सकें, तो पहले आप अपनी मातृ तारे की सांस महसूस करेंगे। हम 2025 में हैं, एक अवधि जब सूर्य अपनी सौर चक्र 25 की चरम पर पहुंचकर एक भव्य उग्रता से जागा है। हमें पहुंचने वाली केवल प्रकाश नहीं है, यह एक निरंतर हवा है, प्लाज्मा का एक चार्ज ज्वार जो पृथ्वी के चुंबकीय कवच को 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से टकराता है। जबकि आप यह पढ़ते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ऑरोरा असामान्य अक्षांशों में आकाश को रंगते हैं, न केवल सौंदर्य अलंकरण के रूप में, बल्कि प्रमाण के रूप में कि हमारा ग्रह एक हमले वाली चट्टान है जो सांस लेती है और खुद की रक्षा करती है, एक मैग्नेटोस्फीयर में लिपटी जो तारकीय हवा के दबाव में गाती है। 2025 में सौर चक्र 25 पूर्वानुमान से पहले चरम पर पहुंच सकता है, X16 जैसे फ्लेयर्स के साथ, वर्ष के सबसे मजबूत, अंतरिक्ष से गूंजने वाली ऊर्जा मुक्त करते हुए, जैसे एक प्रारंभिक गरज जो ब्रह्मांड को जगाती है, सुझाव देते हुए कि सौर गतिविधि तीव्र बनी रहेगी। ऑरोरा को बुनती हुई जो ध्रुवों पर आकाशीय घूंघटों की तरह नृत्य करती है, हमें नियंत्रित उग्रता पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती हैं जो जीवन को पोषित करती है। लेकिन यदि हम इस विद्युतीकृत वायुमंडल से परे अपना दृष्टिकोण ऊंचा करें, लाग्रांज बिंदु L2 की शाश्वत अंधकार की ओर, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर पीछे, तो हम अपने मौन प्रहरी पाएंगे। वहां जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक पूर्ण नृत्य में संतुलित होता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सुनहरे आंखें और यूक्लिड मिशन की वाइड एंगल लेंस तैरते हैं। ये सरल मशीनें नहीं हैं, ये मानव जिज्ञासा की कैथेड्रल हैं जो पूर्ण शीत में निलंबित हैं। इसी वर्ष इन वेधशालाओं से बहने वाले डेटा ने ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के पहले अध्याय को पुनः लिखना शुरू किया है। जहां हम ब्रह्मांड के प्रारंभ में विकृत आकाशगंगाओं के शिशु अराजकता की उम्मीद करते थे, वेब ने हमें असंभव दिखाया। विशाल, संरचित और परिपक्व आकाशगंगाएं बिग बैंग के बाद केवल 300 करोड़ वर्षों में लाल अभिमान से चमकती हुईं। ये ब्रह्मांड तोड़ने वाली संरचनाएं जो हमारे ब्रह्मांडीय मॉडलों को चुनौती देती हैं और हमें फुसफुसाती हैं कि पदार्थ की संगठन हमारी तर्क से अधिक तेजी से हुआ। 2025 में वेब ने ब्रह्मांड के प्रारंभ की सुपरनोवा कैद की, मिल्की वे से बाहर जटिल जैविक अणु और आइंस्टीन रिंग्स जो सापेक्षता को 8 गुना पुष्टि करते हैं, जैसे वक्र पोर्टल जो अंतरिक्ष समय के विकृत कपड़े को प्रकट करते हैं, ब्रह्मांड की छिपी वास्तुकला के सामने विस्मय का भाव जगाते हैं। और जबकि वेब समय की धुंध को भेद कर पहली प्रकाश के जन्म को देखता है, यूक्लिड अदृश्य को मानचित्रित करने के लिए समर्पित है। उसके डिटेक्टर पूर्ण शून्य के निकट तापमान पर ठंडे, अब तक की सबसे विशाल त्रिविमीय मानचित्र का निर्माण कर रहे हैं, न कि चमकने वाले का, बल्कि चुप रहने वाले का, डार्क मैटर। यह अदृश्य जाल, ब्रह्मांडीय तंत्रिका तंत्र जैसा, आकाशगंगाओं को काले रेशम के धागे पर मोतियों की तरह सहारा देता है। 2025 के प्रारंभिक परिणाम हमें दिखाते हैं कि यह जाल हमारी सोच से अधिक जटिल है, और डार्क एनर्जी, वह रहस्यमय शक्ति जो अंतरिक्ष समय के कपड़े को खींचती है, एक अपरिवर्तनीय स्थिरांक नहीं हो सकती, बल्कि एक गतिशील क्षेत्र जो एओनों के साथ विकसित होता है। सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य पत्थर में नहीं लिखा है, बल्कि एक क्वांटम द्रव में जो हम अभी समझ नहीं पाते। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के 2025 के डेटा इंगित करते हैं कि डार्क एनर्जी विकसित हो सकती है,
संभवतः 33 अरब वर्षों में एक बिग क्रंच की ओर ले जाती है, शाश्वत विस्तार को चुनौती देते हुए और हमें ब्रह्मांडीय अंत को एक चक्र के रूप में पुनर्विचार करने के लिए उकसाती है, जहां ब्रह्मांड खुद पर मुड़ता है जैसे सांझ में बंद होने वाला फूल। और इससे भी गहरा, प्रकाश और अंधकार से परे, अंतरिक्ष समय का स्वयं का ध्वनि निवास करता है। हम अब ब्रह्मांड के प्रति बहरे नहीं हैं। पल्सर टाइमिंग एरेज न्यूट्रॉन तारों को परमाणु सटीकता के ब्रह्मांडीय घड़ियों के रूप में उपयोग करते हुए हाल के वर्षों में एक पृष्ठभूमि गुनगुनाहट की पुष्टि की है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की एक स्टोकैस्टिक कंपन। यह समय के गहन में टकराने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का प्रतिध्वनि है, एक बेस सिम्फनी जो उस वास्तविकता को कंपित करती है जिसमें हम चलते हैं। आपके शरीर का प्रत्येक परमाणु इन तरंगों द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से खींचा और संपीड़ित किया जा रहा है, जो पृथ्वी से गुजरती हैं, आपको पहले उभयचर के कीचड़ से निकलने से बहुत पहले हुई विपत्तियों से शारीरिक रूप से जोड़ती हैं। 2025 में मीरकैट जैसे पल्सर टाइमिंग एरेज ने इन तरंगों की स्पष्ट हस्ताक्षर प्रकट की हैं, हमें ब्रह्मांड के स्पंदन को वास्तविकता के कपड़े में उत्कीर्ण एक कोड की तरह पढ़ने की अनुमति देते हुए एक रहस्य जगाते जहां ब्रह्मांड एक प्राचीन गीत गाता है जिसकी नोटें शून्य से गूंजती हैं, हमें प्रारंभिक घटनाओं से एक अदृश्य आलिंगन में जोड़ती हैं। उस पल में जब मन एक साथ सौर हवा को हमारे कवच से टकराने की छवि, अदृश्य क्लस्टरों के गुरुत्वाकर्षण से वक्र होने वाली प्राचीन प्रकाश और अंतरिक्षमय के गुनगुनाहट को हमारे सीने से गुजरने की कोशिश करता है, तो चक्कर भावनागत लगाव में बदल जाता है। बहुत बाद में समझ आया कि छोटेपन की यह भावना एक निंदा नहीं है, बल्कि सच्ची दृष्टि का आवश्यक प्रस्तावना है। इसलिए हम ब्रह्मांडीय विदों को अपनी गहन और ईमानदार कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो असंख्य की गणना करने की हिम्मत करते हैं। इंजीनियरों को जो बेरिलियम के दर्पणों को परमाणु पूर्णता तक पॉलिश करते हैं, मरते फोटोनों को कैद करने के लिए, प्रोग्रामरों को जो वैक्यूम के शोर को विस्मयकारी सुंदरता की छवियों में अनुवादित करते हैं, और प्रत्येक वैज्ञानिक को जो एक प्रयोगशाला की एकाकीपन या ऊंचाई के रेगिस्तान की शुष्कता से अपना जीवन प्रकाश की भाषा को डिकोड करने के लिए समर्पित करता है, ताकि हम एक नीले बिंदु के क्षणिक निवासी सितारों में अपनी खुद की कहानी पढ़ सकें। केवल उम्मीद है कि खुद को ऊर्जा और पदार्थ की इस विशाल जाल का हिस्सा जानते हुए हम संदेह की लौ को जीवित रखें, वह पवित्र अशांति जो हमें आसान उत्तरों से संतुष्ट न होने और अंधकार के कोनों में सत्य की खोज जारी रखने के लिए धकेलती है, जहां प्रकाश अभी नहीं पहुंची है। कुछ चीजें हैं जो, हालांकि हमारी जीव विज्ञान उन्हें समझने के लिए डिजाइन नहीं की गई है, वही हैं जो अंततः हमें परिभाषित करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हम ब्रह्मांड के केवल पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं है जो खुद को प्रशंसा करने के लिए आंखें खोल चुका है। और उस जागृति में, उस ब्रह्मांडीय आत्मजागरूकता में, जहां हमारा दृष्टिकोण निष्क्रिय से भूखी विशिष्टता में बदल जाता है। अब हमें बस यह जानना पर्याप्त नहीं कि ब्रह्मांड विशाल है, एक प्राचीन एकाकीपन से प्रेरित, हमें जानना है कि क्या वह जीवित है। यह तात्कालिकता ने जेम्स वेब के हेक्सागोनल दर्पणों को ठोस लक्ष्यों की ओर घुमाया है, दूर के तारों की प्रकाश को रासायनिक बारकोड में बदलते हुए जो विदेशी दुनिया की रचना को प्रकट करते हैं। के 218b के बारे में सोचें, वह दूर का एक्सोप्लैनेट जो सिंह नक्षत्र में एक लाल बौनी की परिक्रमा करता है। वहां उसकी मेजबान तारे की प्रकाश को हमें पहुंचने से पहले ग्रह की वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, और उस पारगमन में वायुमंडलीय गैसें प्रकाश के स्पेक्ट्रम को काटती हैं, ब्रेल की तरह पढ़ी जाने वाली अंधेरी छाप छोड़ती हैं। इन डेटा में हम जो झलक रहे हैं वह एक हाइसीनिक दुनिया की संभावना है, एक ग्रहीय श्रेणी जो हाइड्रोजन की घनी वायुमंडल के नीचे पानी के विशाल महासागरों को जोड़ती है। लेकिन पानी के वाष्प और मीथेन से परे, हमारे उपकरणों ने एक क्षीण और विवादास्पद फुसफुसाहट कैद की है, एक अणु की जो पृथ्वी पर केवल जीवन द्वारा उत्पादित होती है, डाइमेथाइल सल्फाइड। यह एक भूतिया निशान है, एक संकेत जो हमारी पता लगाने की क्षमता की सीमा पर दोलन करता है, सुझाव देते हुए कि शायद हाइड्रोजन के आकाश के नीचे उन विदेशी समुद्रों में विदेशी फाइटोप्लैंक्टन अपनी उपस्थिति को ब्रह्मांड में सांस छोड़ रहा है। यह एक पुष्टि नहीं है, बल्कि विनम्रता का निमंत्रण है, हमें याद दिलाता है कि जीवन सिलिकेट चट्टानों जैसी हमारी तरह सीमित नहीं हो सकती,
बल्कि दबाव और विचित्र रसायन की दुःस्वप्न जैसी स्थितियों में फल फूल सकती है। 2025 में अध्ययनों ने के 218B पर जीवन के संकेतों की पुनः जांच की, पूर्व दावों को संतुलित करते हुए डाइमेथाइल सल्फाइड के लिए निर्णायक प्रमाण के बिना, और सुझाव देते हुए कि चंद्रमा असंभाव्य हैं, चंद्र निवास योग्यता के परिदृश्यों को चुनौती देते हुए, जैसे कि ग्रह अनिश्चितता के घूंघट में रहस्य रखता है। हमें प्रश्न करने के लिए उकसाता है कि क्या जीवन एकाकी प्रतिध्वनि है या आकाशगंगा सिम्फनी। हालांकि इन आकाशीय खाइयों की उम्मीद के लिए 120 प्रकाश वर्ष यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने तारकीय पड़ोस में खोज की मशीनरी ने बर्फ और विकिरण के राज्य की ओर अपनी नौकाएं लॉन्च की हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन, आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार, अपने विशाल सौर पैनलों को फैलाकर बृहस्पति की ओर नेविगेट करता है, न कि गैस दानव की परिक्रमा करने के लिए व्यर्थ में, बल्कि उसकी बर्फीली चंद्रमा यूरोपा को लुभाने के लिए। यह उपग्रह एक ब्रह्मांडीय बिलियर्ड गेंद है, चिकनी और लाल दरारों से चिह्नित, जो अपनी बर्फ की परत के नीचे नमकीन पानी के महासागर को छिपाती है, जिसमें पृथ्वी के सभी समुद्रों से अधिक मात्रा है। एक पल के लिए उस वातावरण की कल्पना करें जिसका सामना यह जांच 2030 में पहुंचने पर करेगी। वह जूवियन मैग्नेटोस्फीयर में डूबी होगी, एक प्राकृतिक कण त्वरक जो सब कुछ घातक विकिरण से बमबारी करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीटी जो असुरक्षित सर्किटों को भून सकती है। लेकिन क्लिपर वैक्यूम में एक टैंक की तरह बख्तरबंद नीचे की उड़ानों में उतरेगी। अपने बर्फ भेदन रडार का उपयोग करके वह देखेगी जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। उसके उपकरण, जैसे SUDA धूल विश्लेषक, अदृश्य गीजरों से अंतरिक्ष में उगली गई बर्फ कणों को चखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जटिल जैविक यौगिकों की खोज करते हुए उतरने की आवश्यकता के बिना। यह दूसरी उत्पत्ति की खोज है, संभावना की, एक बाहरी महासागर की पूर्ण अंधकार में, सूर्य से नहीं बल्कि बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण ज्वारों की घर्षण से गर्म, जीवन ने एक स्वतंत्र मार्ग पाया है। 2025 में क्लिपर ने मार्स के फ्लाईबाई के दौरान अंतरतारकीय धूमकेतु 3I एटलस का अवलोकन किया, अपने रडार को मान्य किया और सौर प्रणाली से गूंजने वाले डेटा कैद किए। जैसे एक दूत जो छिपे महासागरों की शिकार की घोषणा करता है, ऐसे डूबे दुनिया के रहस्य को जगाता जहां जीवन चुपचाप धड़क सकती है। हमारी खोज की प्रतीक्षा में। जबकि हम चरम शीत की खोज करते हैं, हम आग को छूने की हिम्मत भी करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब अपनी आत्मघाती नृत्य में मानवता द्वारा निर्मित सबसे तेज वस्तु बनी है, हमारी अपनी तारे की बाहरी वायुमंडल को छूती हुई। इसने अल्फवेन सीमा को पार किया, वह महत्वपूर्ण बिंदु जहां सौर हवा कोरोना से अलग होती है और सूर्य के साथ घूमना बंद करके एक सुपरसोनिक तूफान बन जाती है जो सौर प्रणाली को स्नान कराती है। पार्कर लाखों डिग्री के प्लाज्मा धाराओं से गुजरी, हमें दशकों के विरोधाभासों को हल करने वाले डेटा भेजती हुई, जैसे कि सूर्य की कोरोना उसकी अपनी सतह से सैकड़ों गुना गर्म क्यों है। इसने हमें चुंबकीय हिंसा का एक वातावरण प्रकट किया, जहां चुंबकीय क्षेत्र खुद पर मुड़ता है, चाबुक की आकृतियों में ऊर्जा मुक्त करता है, जो अंततः हमारे ध्रुवों को रोशन करने वाली ऑरोरा बन जाती है। 2025 में पार्कर ने सौर वायुमंडल की सबसे निकट छवियां कैद की, सौर हवा को यूटर्न करते देखा और प्रमुख कण त्वरकों की पहचान की, जैसे सूर्य के ज्वलंत हृदय में डुबकी लगाकर उसकी उग्रता के रहस्यों को उजागर करना, हमें ब्रह्मांडीय आग के नदी की तरह नृत्य करने वाले प्लाज्मा पर आश्चर्य करने के लिए उकसाती है। सूर्य को पृथ्वी से एक आवश्यक ऊर्जा के आलिंगन में जोड़ती है और इस रोबोटिक विस्तार के बीच मानवीय कारक राखी चंद्रमा पर लौटने की तैयारी करता है। आर्टेमिस कार्यक्रम केवल अपोलो की पदचिन्हों को दोहराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि चंद्र दक्षिण ध्रुव पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करता है। वहां स्थायी छाया वाले क्षेत्रों में अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी न देखने वाली गहरी गड्ढे ठंडी जाल के रूप में कार्य करती हैं, प्राचीन पानी की बर्फ को संरक्षित रखती हैं। भविष्य के अंतरिक्ष यात्री अपने पूर्ववर्तियों के भूमध्यरेखीय मैदानों पर नहीं चलेंगे, बल्कि चरम विपरीतों की भूगोल नेविगेट करेंगे, जहां प्रकाश लगभग क्षैतिज रूप से पड़ता है, किलोमीटर लंबी छायाएं बनाती हैं जो खतरे और भूवैज्ञानिक खजानों को छिपाती हैं। यह आवश्यक प्रस्तावना है,
वह परीक्षण मैदान जहां हम रेगोलिथ से ऑक्सीजन निकालना और अलगाव में जीवित रहना सीखेंगे, मंगल के लाल क्षितिज की ओर छलांग लगाने से पहले। 2025 में आर्टेमिस 2 को फरवरी-अप्रैल 2026 के लिए तेज किया गया। चंद्र लैंडरों के लिए प्रतियोगिताओं और मानवयुक्त मिशनों में प्रगति के साथ जैसे सतर्क कदम जो स्थायी उपस्थिति के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, चंद्रमा पर लौटने के रहस्य को एक अज्ञात के पोर्टल के रूप में जगाते, जहां प्रत्येक पदचिन्ह मानव महत्वाकांक्षा का प्रतिध्वनि है। तो जब हम इस प्रयास की समग्रता पर चिंतन करते हैं, दूर की वायुमंडल के स्पेक्ट्रल विश्लेषण से लेकर चंद्रधूल से हमें बचाने वाले सूटों के डिजाइन तक, वैक्यूम का प्रारंभिक भय विलीन हो जाता है। केवल बाद में समझ आया कि यह निरंतर खोज विजय की आवश्यकता से नहीं जन्मती, बल्कि जुड़ाव की गहन इच्छा से। इसलिए हम एक्सोबायोलॉजिस्टों को अपनी गहन और ईमानदार कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो असंभव रसायनों की कल्पना चौक से भरे बोर्डों पर करते हैं। डीप स्पेस नेटवर्क के इंजीनियरों को जो अपनी एंटीना को अरबों किलोमीटर दूर की नौकाओं के फुसफुसाहट को सुनते रहते हैं। ग्रहीय भूवैज्ञानिकों को जो मृत दुनिया की इतिहास पढ़कर हमारी को बचाते हैं, और प्रत्येक स्वप्नद्रष्टा को जो स्टैटिक से भरे मॉनिटर पर धैर्यपूर्वक पैटर्न की खोज करता है, जो हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। केवल उम्मीद है कि जब हम अंततः वह अन्य जीवन पाएं, चाहे यूरोपा की बर्फ के नीचे सूक्ष्मजीवी या दूर प्रणाली में बुद्धिमान, हमारे पास उसे संसाधन के रूप में न देखने की बुद्धिमत्ता हो, बल्कि एक दर्पण के रूप में जो हमें अपनी खुद की अस्तित्व की असंभाव्य चमत्कार को मूल्यवान बनाने सिखाए। ब्रह्मांड कुछ चीजों को चुप रखता है, न छिपाने के लिए, बल्कि ताकि उन्हें खोजने पर विस्मय हमें हमेशा के लिए बदल दे। हमारी चंद्रमा की प्रभाव क्षेत्र से परे, जहां मानवता स्थायिता की कला को फिर से सीखना शुरू कर रही है, एक खाई फैली है जो समय और दूरी की हमारी धारणा को चुनौती देती है। यदि आर्टेमिस मिशन ब्रह्मांडीय महासागर के किनारे पर हमारा पहला दृढ़ कदम है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वह प्रकाश स्तंभ है जिसे हमने उस अंधकार समुद्र की अथाह गहराइयों को रोशन करने के लिए छोड़ा है। दूसरे लग्रांज बिंदु पर तैरते हुए एक पूर्ण गुरुत्वाकर्षण संतुलन का स्थान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर स्थित यह वेधशाला सरल कैमरा नहीं है, बल्कि बेरिलियम और सोने से बनी एक समय मशीन है। जबकि पृथ्वी घूमती है और जीवन से उबलती है, टेलीस्कोप अपनी पीठ सूर्य की ओर हमेशा मुड़ी रखता है, एक टेनिस कोर्ट के आकार का सनशील्ड फैलाता हुआ, कैप्टन की 5 परतों से बना जो मानव बाल जितनी पतली है। हमारी तारे की गर्मी को फैलाने और उसके उपकरणों को पूर्ण शून्य के निकट शीत में संचालित करने के लिए डिजाइन की गई। यह कब्र जैसा शीत है जहां ब्रह्मांड की सच्ची पुरातत्व शुरू होती है। हबल के विपरीत, जो हमें दृश्य प्रकाश में ब्रह्मांड की भव्यता प्रदान करता है, वेब ब्रह्मांड को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले तारों और आकाशगंगाओं की प्रकाश बिग बैंग के थोड़े बाद जन्मी 13 अरब से अधिक वर्षों में विस्तारित अंतरिक्ष से गुजरी है। उस महाकाव्य यात्रा में उसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य फैली, पराबैंगनी और दृश्य से इंफ्रारेड में बदलकर मानव आंख के लिए अदृश्य लेकिन टेलीस्कोप के सुनहरे हेक्सागोनल दर्पणों के लिए प्रकट करने वाली तीव्रता से चमकती। हम शाब्दिक रूप से दूर के अतीत को देख रहे हैं, उस सटीक क्षण का अवलोकन कर रहे हैं जब ब्रह्मांड ने अपनी पहली रोशनी जलाई, प्रारंभ में ब्रह्मांड को व्याप्त न्यूट्रल हाइड्रोजन की धुंध को फैलाते हुए। हम कैरिना निहारिका के ब्रह्मांडीय क्लिफ्स में तारकीय नर्सरियां देखते हैं, धुंधली धब्बों के रूप में नहीं, बल्कि धूल और गैस की त्रिविमीय परिदृश्यों के रूप में, युवा तारों की विकिरण द्वारा नक्काशीदार जो अपने जन्म के घोंसलों को काटते हैं। 2025 में वेब ने अंतरतारकीय ठंडी बादलों में जीवन की बीजों का पता लगाया और प्राचीन आकाशगंगाओं में बढ़ते ब्लैक होल्स की पुष्टि की, जैसे एक प्राचीन घूंघट की परतें उधेड़ना, प्रकट करते हुए कि ब्रह्मांड ने एक पूर्व परिपक्वता के साथ संगठित किया। हमें ब्रह्मांडीय सृष्टि की कथाओं पर प्रश्न करने के लिए उकसाते हुए। हालांकि मानवता का दृष्टिकोण समय के किनारों पर नहीं रुकता, यह आकाशगंगा पड़ोस में साथी की खोज में निर्देशित होता है। एक्सोप्लैनेट विज्ञान गणितीय सट्टेबाजी से वायुमंडलीय सटीकता की अनुशासन में बदल गया है। अब हमें अन्य दुनिया के अस्तित्व को जानना पर्याप्त नहीं, अब ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ
हम मेजबान तारे की प्रकाश का विश्लेषण करते हैं जबकि वह उसके सामने से गुजरने वाले ग्रह की वायुमंडल से फिल्टर होती है। एक रासायनिक बारकोड की तरह उस विदेशी हवा में मौजूद तत्व प्रकाश की विशिष्ट आवृत्तियों को अवशोषित करते हैं, वर्ष प्रकाश दूर से अपनी पहचान प्रकट करते हैं। हम पानी के वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की हस्ताक्षरों की खोज करते हैं और शायद निकट भविष्य में रासायनिक असंतुलन जो जैविक प्रक्रियाओं की उपस्थिति को प्रकट करे। हम ट्रैपिस्ट एक प्रणाली जैसे दुनिया की कल्पना करते हैं जहां पृथ्वी के आकार के साथ ग्रह एक अल्ट्राकूल लाल बौनी के चारों ओर झुंड में है, एक दूसरे के इतने निकट परिक्रमा करते हुए कि यदि कोई उनकी सतह पर खड़ा हो तो पड़ोसी आकाश में हमारी अपनी चंद्रमा से बड़े आकार में लटके दिखेंगे, नग्न आंख से अपनी भूवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रकट करते हुए। लेकिन यह खोज अज्ञात के सामने गहन विनम्रता से मुक्त नहीं है। जितना अधिक हम देखते हैं उतना अधिक हमें एहसास होता है कि हमारी नौकाओं, हमारे शरीरों और हम जिन तारों से प्रेम करते हैं वह पदार्थ केवल वास्तविकता का एक छोटा सा अंश है। बैरियोनिक पदार्थ जो हम छू सकते और देख सकते हैं एक गहन महासागर पर झाग है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का। हम देखते हैं कि आकाशगंगाएं असंभव गतियों से घूमती हैं, अदृश्य गुरुत्वाकर्षण से एकजुट रखी गईं जो प्रकाश या छाया नहीं उत्सर्जित करती, एक ब्रह्मांडीय मचान संरचना जो बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड की आकृति तय करती है। और साथ ही हम नोटिस करते हैं कि अंतरिक्ष का कपड़ा खींच रहा है, एक रहस्यमय ऊर्जा द्वारा धकेला गया जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करता है, आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर ले जाता एक ठंडी और शाश्वत एकाकीपन की ओर। यह एक अस्तित्वगत विरोधाभास है। हम ब्रह्मांडीय विज्ञान की स्वर्ण युग में जीते हैं, ब्रह्मांड के इतिहास का एकमात्र क्षण जब हम उत्पत्ति तक पीछे और अंत तक आगे देख सकते हैं, इससे पहले कि विस्तार दूर की आकाशगंगाओं को हमारे अवलोकनीय घटना क्षितिज से परे हमेशा के लिए गायब कर दे। 2025 में डेटा सुझाते हैं कि डार्क एनर्जी स्थिर नहीं हो सकती बल्कि परिवर्तनशील, संभवतः ब्रह्मांड के भाग्य को बदलते हुए और हबल टेंशन को चुनौती देते हुए। जैसे ब्रह्मांड एक गतिशील लय में सांस लेता है, हमें एक भविष्य पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है जहां विस्तार उलट जाता है, जन्म और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र को बुनता है। जैसे कि हमारी वोयेजर जांचें लगभग आधे शतक पहले लॉन्च की गईं, हेलियोपोज को पार करती हैं और अंतरतारकीय माध्यम में प्रवेश करती हैं, वे तारों के राज्य में हमारे पहले राजदूत बनती हैं। वे अब सौर हवा महसूस नहीं करती बल्कि एओनो पहले विस्फोटित सुपरनोवा से आने वाले ब्रह्मांडीय किरणों की हवा। वे अपने साथ गोल्डन रिकॉर्ड ले जाती हैं, ब्रह्मांडीय महासागर में फेंकी गई एक बोतल जिसमें वर्षा की ध्वनियां, 55 भाषाओं में अभिवादन और बाख और चक बेरी का संगीत, एक गवाही की एक बार एक छोटे नीले बिंदु पर एक प्रजाति थी जो कहना चाहती थी, हम यहाँ थे। ये नौकाएं हमारी सभ्यता के गायब होने के बहुत बाद चुपचाप भटकती रहेंगी, हमारी अतृप्त जिज्ञासा के अमर स्मारक। यह यात्रा अंतरिक्ष यात्री की जूतों पर चिपकने वाली चंद्रधूल से लेकर सोने के दर्पणों द्वारा कैद इंफ्रारेड प्रकाश तक और सौर प्लाज्मा से अंतरतारकीय शीत तक विजयों की सीधी रेखा नहीं है। यह समझ की एक सर्पिल है। प्रत्येक प्राप्त उत्तर 10 नई प्रश्नों को जन्म देता है। क्या जीवन ब्रह्मांडीय अनिवार्यता है या सांख्यिकीय दुर्घटना? क्या हम इस विशालता में अकेले हैं या बस आकाशगंगा जीवन की सिम्फनी के प्रति बहरे? तकनीक ने हमें देखने की आंखें और सुनने के कान दिए हैं, लेकिन दर्शनशास्त्र, कला और आत्मनिरीक्षण हमें जो हम समझते हैं उसे समझने का संदर्भ देते हैं। उस पल में जब पहले डेटा गहन से बहने लगे, जब गुरुत्वाकर्षण लेंसों से विकृत आकाशगंगाओं की छवियां हमारी स्क्रीनों को भर दीं और गहन अंतरिक्ष के स्थिर शोर ने रंगों के स्पेक्ट्रम में अनुवादित किया, मैंने एक अस्तित्वगत चक्कर महसूस किया जो वर्णन करना कठिन है। यह उदासीन ब्रह्मांडीय मशीनरी के सामने अनंत छोटे होने की भावना थी, एक प्रारंभिक भय कि हमारा सारा प्रयास वैक्यूम में एक चीख है, एक क्षणिक व्यर्थता जो एंट्रोपी द्वारा मिटाई जाने वाली है। विशालता कुचलने वाली लगती थी और एक साधारण कक्षा का वर्णन करने के लिए आवश्यक समीकरणों की जटिलता हमें नग्न आंख से सितारों को देखने की सरल सुंदरता से दूर करती लगती थी। केवल बहुत बाद में समझ आया कि महत्वहीनता की वह भावना एक अंत नहीं थी, बल्कि एक प्रारंभ।
मैंने समझा कि हम ब्रह्मांड का अध्ययन इसे जीतने के लिए नहीं करते, नहीं इसे सर्वर पर ठंडे डेटा में घटाने के लिए, बल्कि उसकी महानता में अपना खुद का प्रतिबिंब खोजने के लिए। वैज्ञानिक खोज उसके सबसे अंतरंग मूल में वास्तविकता के प्रति गहन और हताश प्रेम का एक कार्य है। इसलिए आज हम अपनी शाश्वत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अमूर्त अवधारणाओं को नहीं, बल्कि हाथों और दिमागों को जो इस चमत्कार को संभव बनाते हैं, सैद्धांतिक भौतिकीविदों को जो चौक की धूल से भरे बोर्डों पर छिपी आयामों का सपना देखने की हिम्मत करते हैं, ऑप्टिकल इंजीनियरों को जो नैनोमीटर सटीकता से दर्पण पॉलिश करते हैं, जानते हुए कि वे कभी अपनी खुद की कृति का प्रतिबिंब नहीं देखेंगे, प्रोग्रामरों को जो कोड लिखते हैं जो मंगल की टिब्बों पर एकाकी रोबोट को निर्देशित करता है, और हजारों अनाम तकनीशियनों को जो पाली दर पाली घर से अरबों किलोमीटर दूर की नौकाओं की महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करते हैं। उन सभी को धन्यवाद जो अपना जीवन उन समस्याओं को हल करने में समर्पित करते हैं जिन्हें अधिकांश जानते भी नहीं कि मौजूद हैं, अज्ञानता के भूल भुलैया में नेविगेट करने के लिए एरियाडने के धागे को धैर्यपूर्वक बुनते हुए। मेरा एकमात्र इच्छा है कि जैसे हम डार्क मैटर और बाहरी जीवन के रहस्यों को उधेड़ते हैं, हम दैनिक पर आश्चर्य करने की क्षमता न खोए। यूरोपा पर एक महासागर की खोज हमें पृथ्वी पर प्रत्येक बूंद को अधिक मूल्यवान बनाने दे। दूर की आकाशगंगा का दर्शन हमें हमारी खुद की जैवमंडल की नाजुकता की याद दिलाए। उम्मीद है कि विज्ञान व अंधकार में मोमबत्ती बनी रहे, जलाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के चेहरे को रोशन करने और खुद को एक ही ग्रहीय नौका के यात्री के रूप में पहचानने के लिए। ब्रह्मांड कुछ रहस्यों को अपने मौन में ईर्ष्या से रखता है, न क्रूरता से, न हमें अंधकार में रखने के लिए, बल्कि क्योंकि जानता है कि सच्चा उपहार अंतिम उत्तर नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है जो हम खोज में सहते हैं। यह उस अथक खोज में है जहां मानवता अंततः अपनी धूल की उत्पत्ति को पार करती है और प्रकाश में बदल जाती है।